आज हम बसंत बुक का सेकेंड चैप्टर करेंगे। इसको कृष्णा सोबती जी ने लिखा है। इसमें उन्होंने अपने बचपन की कुछ यादों को लिखा है। चैप्टर का नाम है बचपन। यह संस्मरण विधा में लिखा गया है। तो अब संस्मरण क्या होता है? जब कहीं यादों से निकालकर कुछ लिखा जाता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। इसमें कृष्णा सोबती जी ने अपनी बचपन की यादों को लिखा है। तो यह संस्मरण विधा में लिखा गया पाठ है। आप लोगों को याद रखना है कि यह संस्मरण है। पाठ का नाम है बचपन। इसमें लेखिका कृष्णा सोबती जी अपने बचपन की यादों को लिखा है कि बचपन में वह कैसे रहती थी, क्या पहनती थी, उनकी पोशाक कैसी थी, उनके शौक़ कैसे थे, उनके बचपन में और आपके बचपन में क्या फ़र्क है, क्या क्या अंतर आया है। तो इसमें लेखिका कहती हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो इसमें अपने और आपके उम्र के फ़र्क को बता रही हैं, अंतर बता रही हैं। कहती हैं कि मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी नानी की उम्र की भी हो सकती हूँ, तुम्हारी दादी की उम्र की भी हो सकती हूँ, तुम्हारी बड़ी बुआ मतलब तुम्हारे पिता की बड़ी बहन या बड़ी मौसी, तुम्हारी माँ की बड़ी बहन भी हो सकती हूँ। वैसे परिवार में सभी लोग मुझे जीजी कहकर ही पुकारते हैं। जीजी का मतलब हुआ दीदी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। वह कहती हैं कि मैं अभी इन दिनों अपने आप को कुछ ज़्यादा ही उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। यह इसलिए है कि मैं पिछली शताब्दी में मतलब अभी जैसे 20 चल रहा है तो यह 19 समथिंग में पैदा हुई थी। तो इसलिए कहती हैं कि यह इसलिए हो रहा है कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। जैसे उनके पहनने ओढ़ने में भी अभी काफ़ी बदलाव आया है। पहले जहाँ वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, लेकिन अब उनका मन करता है कि हल्के रंग का कपड़े पहने, गहरा नहीं, जैसे सफ़ेद। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। दशक कहते हैं, 10 साल के बीच का जो अंतर होता है उसको दशक कहते हैं। तो इसमें अपनी पोशाकों के बारे में वह बता रही हैं कि वह बचपन में क्या पहनती थी, उसके बाद क्या पहनी, फिर क्या पहनी, इसको वह लेखिका बता रही हैं। तो कहती हैं कि पहले मैं फ्रॉक पहनती थी, फिर उसके बाद निकरवाकर, फिर स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब मैं चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हूँ। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। लेखिका को अपने कपड़ों से इतना प्रेम था कि उनको अपने बचपन में पहने हुए कपड़े फ्रॉक अभी तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, जिसमें एक हल्की नीली और पीली धारी बना हुआ था फ्रॉक में वह, और उसका कॉलर गोल था और बाजू पर भी गोल कफ मतलब बाजू उसका फूला हुआ था। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, उसमें एक था हल्के गुलाबी रंग का, उसमें एकदम बारीक चुन्नट बना हुआ था और घेरदार था, जिसके नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। जब लेखिका बच्ची थी उस समय फ्रॉक में जेब के ऊपर रुमाल रखने का और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाने का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी, मतलब लेमन कलर का एक फ्रॉक था जिसमें बड़े बड़े चुन्नट थे, प्लेट था और उसके नीचे फर लगी हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद है,
एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मतलब इनको दो ट्यूनिक कहते हैं, जो ऊपर से नीचे एक साथ होता है उसको ट्यूनिक कहते हैं। तो वह भी याद है, जिसका कलर चॉकलेट था, रंग चॉकलेट था और उसके अंदर की कोटी प्याजी थी। और दूसरा ग्रे कलर का था और उसके साथ सफ़ेद कोटी थी। कोटी कहते हैं जो ऊपर से कपड़े के ऊपर से पहनते हैं उसे। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। मतलब इन्हें अपने लेखिका को अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है कि बचपन में इनके सारे कपड़े नौकर या नौकरानी धोते थे, लेकिन उन्हें मोजे धोने की सख्त मनाही थी। वह इन लोगों को खुद धोना पड़ता था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। मतलब बच्चों का इतवार जो था संडे की सुबह इसी में लग जाता था। पहले मोजे धोते थे, उसके बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे और जब पॉलिश हो जाता था तो उसको कपड़े या ब्रश से रगड़ते ताकि उसकी चमक और भी अच्छे से आती, उभरने लगती थी। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों की इलाज शुरू हो जाता। मतलब इनको लेखिका को अभी भी शू पॉलिश करना अच्छा लगता है, लेकिन अब तो नए नए तरह के शू आ चुके हैं जिनमें पॉलिश की ज़रूरत भी नहीं है और वह पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। इन्हें जब नए जूते मिलते थे तो इनको लगता था कि अब तो नए जूते पहनेंगे तो छाला तो होना ही है, तो उसका इलाज यह पहले से ही शुरू कर देते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। मतलब जब भी इनको लंबे सैर पे निकलना होता था, लंबी वॉक पे जाना होता था तो अपने पास रुई ज़रूर रखते थे, क्योंकि नए जूते पहनने के बाद जूते काटने लगते हैं ज़्यादा दूरी पर चलने पर, तो उसमें छाले आ जाते। तो अगर ऐसा होता तो रुई मोजे के अंदर रख लेने से वहाँ आराम मिलता है। तो कहती हैं कि हाँ, यह तो है कि हमारे और तुम्हारे बचपन में बहुत अंतर हो चुका है, बहुत फ़र्क आ चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। मतलब इन्हें हर सैटरडे को इन लोगों को कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। ऐसा माना जाता था कि इसे पीने से सेहत अच्छी रहती है, लेकिन इन्हें अच्छा नहीं लगता था पीना, तो यह मुश्किल काम लगता था क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। तो सवेरे से ही सैटरडे के सवेरे से ही इसकी गंध उन लोगों के नाक में आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मतलब एक छोटा शीशे का ग्लास था जिस पर उन लोगों को जितना भी वह ऑयल पीना था उसका निशान बना हुआ रहता था। तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसे देखते इन लोगों को मितली जैसा, उल्टी जैसा होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो इन्होंने उसको शनिवारी दवा इसलिए नाम दिया क्योंकि यह उनको सैटरडे के दिन, शनिचर के दिन पीना पड़ता था। तो लेखिका को लगता है कि अगर वह नहीं भी पीती वह चीज़ दवा तो इनका कुछ नहीं होने वाला था, इनकी सेहत ऐसे भी अच्छी ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। वह लेखिका कहती हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे बचपन में और मेरे बचपन में कितना समय हो चुका है, कितनी दूरी आ चुकी है, यहाँ तक कि तुम्हारे शौक़ और दिलचस्पियाँ और मेरे शौक़ और दिलचस्पियाँ भी बदल गए हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है,
कचौरी समोसा पैटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। तो लेखिका कहती हैं कि उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन होता था वह जो जिसके ऊपर बड़ा सा भोंपू लगा रहता था और छोटा सा नीचे बॉक्स था, इसमें गाना बजता था। तो उन दिनों घरों में ग्रामोफोन था, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, मतलब उनके बचपन में जो कुल्फ़ी थी वो अभी आइसक्रीम हो गई है और कचौरी समोसा पैटीज में बदल गए हैं। उस समय जो शहतूत फालसे और खसखस के शरबत होते थे वह अभी कोक और पेप्सी कहलाते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेट बिमटो मिलती थी। उस समय कोक नहीं थी, लेमनेट और बिमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो इनका कहना है कि जिनका भी बचपन शिमला और नई दिल्ली में बीता उनको बच्चों को बेंगर्स और डेविको की जो रेस्टोरेंट था वहाँ का चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी, वह मज़ा देने वाली होती थी। इसमें लेखिका के भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो यह शिमला में एक जगह है। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। इनका घर जो था वह माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई थी और गिरजा मैदान में पहुंच जाते यह सब। और वहां से एक ढलान था, उससे उतरते और माल पर वहां एक कन्फेक्शनरी काउंटर था जिसमें तरह तरह के पेस्ट्री और चॉकलेट मिलती थी। उसके खुशबू से ही इन लोग का मन ललचा जाता था, इनके मुंह में पानी आ जाता था। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मज़ा ले ले खाती। मतलब आप लोगों को तो हमेशा चॉकलेट खाने के खरीदने के की छूट है, लेकिन उस समय लेखिका को सिर्फ हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। उस समय भी सबसे ज़्यादा चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक इन्हीं के पास रहता था, क्योंकि यह खड़े खड़े कभी भी चॉकलेट या टॉफ़ी नहीं खाती थी। वह घर लेकर आती थी और उसे साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात में जब खाना खा लेती थी उसके बाद जब वह बिस्तर पर जाती थी तो लेटकर और मज़ा लेके चॉकलेट खाती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कस्मल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। शिमला में जो काफ़ल मिलता था वह कप केक्स होते थे उस समय, तो वह खट्टे मीठे होते थे, कुछ लाल होते थे, कुछ गुलाबी रस भरी, मानो सोचकर ही अभी भी मुंह में पानी आ जाता था। और चेस्टनट यह तो एक और गजब की चीज़ थी। इसको आग पर भूनते थे और जब वह फटता था तो फिर छिलके उतार कर उसको सीधे मुंह में डाल लेते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। लेखिका के समय चना जोर गरम मिलता था और उस पर अनारदाने का चूर्ण डाला जाता था। तो यह कहती है कि हाँ, वह उस समय जो चना जोर गरम था वह अब भी नज़र आता है, अब भी मिलता है। उस पर पुराने कागजों में जो बनाई हुई पुड़िया थी वह तो सिर्फ़ और सिर्फ हाथ की ही कारीगरी थी, वह हाथ का कमाल था। और उसमें नीचे से वह तिरछी लपेटी जाती थी और ऊपर से इतनी चौड़ी रहती थी कि चना आसानी से हाथ पर हथेली पर आ जाए। उस समय एक फिल्म का गाना था चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, वह स्कूल के हर बच्चे को आता था, सभी उस गाने को गाते थे।
कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुड़कवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। मतलब कुछ बच्चे जो थे वह कुछ ज़्यादा ही मसाला डलवा लेते थे उस पर, और जब तक यह गिरजा मैदान में घूमते तब तक इनका चना चलते ही रहता था। वह चना जोर गरम खाते ही रहते थे। एक एक चना उठाते और अपने मुंह में डालते और एक कदम बढ़ाते थे। एक खास ही लय से रफ्तार से यह चलते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। शिमला में पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं, तो शिमला रिज एक जगह है, तो वहाँ पर घोड़ों की सवारी होती है। तो जिनका भी बचपन, जिन बच्चों का बचपन शिमला में बीता है, उनको कभी न कभी घोड़ों की सवारी करने का मौका ज़रूर मिला है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब रिष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। मतलब इन्होंने बात तो शुरू करी कि घोड़ों को पता नहीं क्यों कम समझते हैं, लेकिन वह भी अच्छे होते हैं। लेकिन फिर बोली कि यह बात फिर कभी होगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। मतलब शाम के समय रंग बिरंगा गुब्बारा वहाँ दिखता, सामने जाखू का पहाड़ था, ऊंचा चर्च था, और चर्च की घंटियां जब बजती थी तो उसकी आवाज़ दूर तक गूंजती थी। मतलब मौसम बहुत ही सुहावना था, इतना अच्छा लगता था कि सब तरफ लगता था कि संगीत है और स्वयं भगवान प्रभु यीशु कुछ कहना चाह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिच पर भी रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। मतलब इस समय वह शाम के दृश्य की बात कर रही हैं कि आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है और आकाश में, आसमान में तारे टिमटिमाने लगे हैं और नीचे ज़मीन पे भी बत्तियां टिमटिमा रही है और रिज पर रौनक हो गया है, माल की दुकानें भी चमकने लगी है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। मतलब उस समय एक दुकान थी स्कैंडल पॉइंट के सामने, जहाँ पे एक शिमला कालका जो ट्रेन चलती थी उसका मॉडल बना के रखा गया था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो उस दुकान पे ज़रूर जाती थी, इनको अच्छा लगता था देखना। तो वहाँ जैसे मॉडल बना हुआ था, तो ट्रेन के सामने जैसे पटरियाँ पर ट्रेन चल रही है तो वह पटरियाँ थी, छोटे छोटे डब्बे थे और लाल टीन का छत वाला स्टेशन भी था, सामने सिग्नल देता खंभा था और थोड़ी थोड़ी दूर पर सुरंगें भी बनी हुई थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। मतलब उस समय सबसे तेज गाड़ी ट्रेन ही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। पहले लेखिका शिमला में रहती थी, उसके बाद वह दिल्ली आ गई, तो वहाँ कभी कभी उन्हें हवाई जहाज़ की आवाज़ भी सुनाई देती थी और जब वह आवाज़ सुनाई देती तो बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती, जब वह देखते ऊपर तो लगता कि कोई भारी भरकम बड़ा सा पक्षी उड़ रहा है पंख फैलाए हुए, और वह जब तक देखती तब तक वह गायब हो जाता, उसकी स्पीड ही इतनी तेज थी।
हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। मॉडल वाली जो दुकान थी और जहाँ गाड़ी का मॉडल रखा हुआ था, उसी दुकान के साथ लगी हुई एक और दुकान थी, वह भी लेखिका कभी नहीं भूली। यह वह दुकान था जहाँ इनका पहला चश्मा बना था और वहाँ के जो आँखों के डॉक्टर थे वह अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। मतलब जब इन्होंने शुरू में चश्मा लगाया तो इन्हें अच्छा नहीं लगा, अटपटा लगा। और जो कोई भी छोटा बड़ा इनके चेहरे की ओर देखता तो इनसे पूछता कि आंखों में कुछ तकलीफ है, जो इतने कम उम्र में तुमको ऐनक लगाना पड़ा, तुम दूध पिया करो तो तुम्हारे आंखों की रोशनी अच्छी हो जाएगी। तो इनको जो डॉक्टर साहब बोले थे कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएंगे, यही बात उनको दोहरा दिया करती थी, बता देती थी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। डॉक्टर साहब इनको बोले, आश्वासन दिया कि चश्मा तुम्हारा उतर जाएगा, तुम लगाओ कुछ दिन, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, बस नंबर ही और कम होता गया। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो इसके लिए लेखिका खुद को जिम्मेवार मान रही हैं कि यह मेरी ही गलती है। जब आप दिन की रोशनी में काम नहीं करके रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, इन्होंने जब पहली बार चश्मा लगाया तो इनके एक चचेरे भाई ने इन्हें छेड़ा कि देखो देखो यह कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इनके भाई ने, चचेरे भाई ने, ये एक छोटा सा पोएम बनाकर इनको चिढ़ाया कि लड़की को पर चश्मा कैसा लग रहा है, इसे पता नहीं चल रहा है कि इसकी सूरत जो है सो लंगूर की लग रही है। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। मतलब उस समय तो वह खींच गई, चिढ़ गई कि यह उन पे क्यों बोला जा रहा है, पर उन्हें यह जो शेर था, पोएम था, इतना बुरा भी नहीं लगा। जब वह भाई, इनके चचेरे भाई चाय पीकर चले गए तो यह अपने कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी होकर देखने लगी। कई बार अपने को देखा, कभी ऐनक उतारती, फिर पहनती, फिर उतारती, और ऐसा ही वह करती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो जब उनके चचेरे भाई चले गए तो वह अपने आप को आईने में देखती और कहती कि हाँ, मेरी सूरत जो है सो लंगूर के जैसी बनी, कभी कहती कि नहीं बनी। तो इन्होंने इस बात को भी एक सकारात्मक रूप में लिया, अच्छे रूप में लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। उन्होंने अपने छोटे भाई का जो टोप था उसको उठा के अपने सर पे लगा तो उन्हें कुछ अजीब भी लगा और अच्छा भी लगा और मजाकिया भी। तो उन्होंने इन सारी बातों को एक सकारात्मक रूप में लिया, जो अच्छी बात। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। यह उन दिनों की बात थी, लेकिन अब तो चेहरे के साथ चश्मा भी घुल मिल गया है। अब तो अगर यह चेहरे पे नहीं होता है तो लगता है कि कुछ खाली है, कुछ कमी है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। तो इन्होंने कहा कि मुझे आज याद आ गया वह काली फ्रेम का चश्मा, वह लंगूर की सूरत, वह टोप। तो यह सब चीज़ें मुझे आज याद आ गई। इन दिनों जब भी लेखिका शिमला में होती हैं तो सिर पर टोपी लगाना वह ज़्यादा पसंद करती हैं। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज
सलभ सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो वह टोपी लगाना पसंद करती हैं, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे कितने रंगों की, कई रंगों की टोपियाँ खरीद के जमा कर ली है, क्योंकि उन्हें टोप लगाना पसंद है। तो कहाँ हम सिर पर दुपट्टा ओढ़ते हैं, चुन्नियाँ ओढ़ते हैं, लेकिन हिमाचल में जो टोपियाँ पहनी जाती हैं वह भी बहुत ही अच्छी होती हैं, सहज होती हैं और बहुत ही सुंदर होती हैं। तो आज हमने कृष्णा सोबती जी के बचपन की यादों के बारे में जाना, उनके बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में इसके प्रश्न उत्तर के साथ मिलते हैं।